वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोगों का प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छा चल रहा होगा सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशंस का। जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि सीएसआईआर ने डेट पहले से ही अनाउंस किया हुआ है। 6 से लेकर के 8 जून जो है आपका वो एग्ज़ाम का डेट अलॉटेड है, और उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड बेसिकली कह सकते हैं कि ये टाइम है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उतना ज़्यादा आपने जो भी टॉपिक को स्टडी किया हुआ है, उतना ज़्यादा आप अपने माइंड में उस चीज़ को लेकर के कंठस्थ हो पाते हैं, राइट? सो दिस इज़ द टाइम एक्चुअली टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर के पेपर को और अदर उस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको अपनी जो लैकुना होगी, आपकी अपनी जो कमियाँ होंगी, वो पता चलेंगी और आप उस पे फ़ोकस करेंगे, उसे रेक्टिफ़ाई करेंगे। जाकर के आप उसे देखेंगे कि जो आपने कॉन्सेप्ट अभी तक सीखा है, उसमें कहाँ गलती है, उसको हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इन द सीक्वेंस ऑफ दैट यहाँ पे आज हाज़िर हैं हम लोग इस चीज़ को लेकर के, प्रैक्टिस सीरीज़ फॉर द सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशंस। और ये आपका उस सीरीज़ का पहला सेट है, पहला वीडियो है, जिसमें कि आज हम लोग इकोलॉजी के सेक्शन से क्या करेंगे, बात करेंगे। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो भी आपके यूनिट्स सीएसआईआर के लिए दिए गए हैं, यूनिट नंबर 13, वो आपके 1 to 13 सारे यूनिट से आपका क्वेश्चन आता है सीएसआईआर में। चाहे वो पार्ट आपका बी हो या पार्ट आपका सी हो, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं सारे यूनिट से। मोस्ट ऑफ द टाइम पे स्टूडेंट्स सिर्फ जेनेटिक्स को लेकर के, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को लेकर के, सेल बायोलॉजी को लेकर के, बायोकेमिस्ट्री को लेकर के उलझे हुए रहते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस गलत होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप उन टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं जिन टॉपिक पे आपको कम एफर्ट्स लगाना है और क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम होते हैं, और आप आसानी से वहाँ से पेपर को बना सकते हैं। कीप इन माइंड, आपको सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। आपको किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट अभी नहीं बनना है, राइट? आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, और आपको इसके लिए बेसिकली 50+% मार्क्स क्या करने हैं, स्कोर करने हैं। और वो 50+ मार्क्स आपको स्कोर करने के लिए जो यूनिट है आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे इस बात को प्रायोरिटी नहीं देनी है कि आपने बायोटेक से एमएससी किया हुआ तो आप सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में उलझे रह जाएंगे। आपको बैलेंस करना है, सारे यूनिट पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। जो यूनिट्स कम एफर्ट्स लगा करके तैयारी की सकती हैं, उनको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। सो होपफुली गाइज कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी ठीक चल रही होगी। वन थिंग मोर आई लाइक टू अनाउंस हियर, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के सर्च में हैं सीएसआईआर के लिए, आपके पास पेपर का करेक्शन नहीं है और आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया का पार्टिसिपेट बने, तो आप उसके लिए एमएस बायोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या एमएस बायोलॉजी के चैनल पे जो आपको नंबर दिया जाता है, दैट इज़ 8318917792, इस नंबर पे आप कॉल करके कैसे आप उस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जानकारी आप ले सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि आज आपके इस इकोलॉजी के सेक्शन में क्या-क्या क्वेश्चंस बने हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नंबर पहला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजी इज़ इनकरेक्ट? क्वेश्चंस का स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है कि इकोलॉजी के रिगार्डिंग में कौन-सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो इकोलॉजी, जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बताता है, इकोलॉजी का लिटरली मीन क्या होता है कि जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज़्म हैं, राइट? लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में एज वेल एज, सपोज कीजिए कि ये पूरा आपका इन्वायरमेंट है और इस इन्वायरमेंट में छोटे छोटे क्या हैं, आपके ऑर्गेनिज्म हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म आपका रह रहा है, तो वहाँ पे कई वैरायटी के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो कई, सपोज कीजिए आपका ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये आपका बी है, ऐसे आपका ये सी है, इस तरीके से। सो ऑर्गेनिज्म का आपस में एज वेल एज इस ऑर्गेनिज्म का बाहर का जो सराउंडिंग एरिया है, जिसको आप फिजिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं, उस एरिया से इसके इंटरेक्शंस को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इन्वायरमेंट, या इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। सो इकोलॉजी क्या करता है, इकोलॉजी बेसिकली इस चीज़ को बताता है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, मीन्स बायोटिक जो कंपोनेंट है, उनका आपस में एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स इन्वायरमेंट में जो इंटरेक्शंस होता है, उसको स्टडी को हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। सो पूछ रहा है कि इकोलॉजी को लेकर ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो नंबर पहला स्टेटमेंट क्या है, इकोलॉजी में स्टडी द पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये तो कराई जाती है, आप कम्युनिटी को लेकर के, पॉपुलेशंस को लेकर के स्टडी करते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, तो मतलब गलत आपसे पूछा गया है। दूसरा, इकोलॉजी स्टडी में इन्वॉल्व द यूज ऑफ मॉडल्स एंड कंप्यूटर्स। इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए आज के डेट में यहाँ पर देखिए मेटाजेनोमिक्स का टर्म आया हुआ, पे ढेर सारे जीनोम का एनालिसिस किया जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से और कंप्यूटर के टूल्स को लेकर के, तो मॉडल आप कई सारे बनाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट इकोलॉजी को लेकर के आपका सही है। Ecology is a discipline that is independent from the natural selections and evolutionary history.
क्या ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि इनका इकोलॉजी को लेकर के सही नहीं है या गलत है? तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि इकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि नेचुरल सिलेक्शन से उसका कोई मतलब नहीं है और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? गलत है। तो इस पे आप यहाँ पे सर्कल लगा सकते हैं। बाकी स्टूडेंट कर सकते हैं। इकोलॉजी स्पैन इंक्रीजली कंप्रहेंसिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू द इकोसिस्टम। बेसिकली ये बात होती है, पहले इंडिविजुअल्स होते हैं, फिर उनसे क्या बनता है? पॉपुलेशंस बनता है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन से फिर कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी बनता है, फिर उसके बाद आपका जाकर के पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा? सही होगा। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये भी मैंने आपको बताया सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे करके जाते हैं। तो आपको इकोलॉजी के बारे में 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, 5 स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें से 1 स्टेटमेंट गलत है, बाकी 4 क्या यहाँ पे सही हैं। तो चारों इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। तो कीप इन माइंड ये 4 टर्म आप अच्छे से याद रखिए। इकोलॉजी का मतलब ये भी होता है, इकोलॉजी का मतलब ये भी होता है, इकोलॉजी का मतलब ये भी होता है और ये भी होता है। सिर्फ ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली दिया है, ऐसा नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि गलत आपसे पूछा है। तो इकोलॉजी को लेकर के ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट इंक्लूसिव। मतलब कि सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ आपको जाना है, ये अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखना है। सो अरेंजमेंट का जो पैटर्न होता है, पहले आप उसको देख लीजिए कि किस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं, कि मतलब क्या उसका होता है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको फ्रॉम मोस्ट से लेकर के लिस्ट तक तरफ जाना है। लिस्ट पे सबसे क्या आता है? आपका इंडिविजुअल्स आते हैं, राइट। सो पहले क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसका ढेर सारे क्या होंगे? मेंबर्स होंगे। तो मेंबर्स बना के क्या बनाएगा? आपका दैट इज़ अ पॉपुलेशन बनाएगा। पॉपुलेशन जो होगी वो क्या बनाएगी? कम्युनिटी बनाएगी। मतलब कई सारे कम्युनिटी के लोग बन जाएंगे एक ही पॉपुलेशंस के, कम्युनिटी बनेगा और कम्युनिटी मिलकर फिर क्या बनाएगी? दैट इज द इकोसिस्टम बनाती है, राइट। सो सबसे जो छोटा लेवल होता है वो क्या होता है? आपका ऑर्गेनिज्म होता है। इसके बाद आपका क्या आता है? दैट इज द पॉपुलेशन आता है और फिर इसके बाद क्या आता है? आपका कम्युनिटी आती है। फिर इसके बाद क्या आता है? आपका इकोसिस्टम आता है, राइट। ये आपका करेक्ट ऑर्डर होता है। और दैट इज इंडिविजुअल्स मीन्स ऑर्गेनिज्म, फिर इसके बाद आपका पॉपुलेशन, फिर इसके बाद आपके जो है कम्युनिटी, फिर इसके बाद आपके इकोसिस्टम। तो देखिए यहाँ पे कहीं दे रखा है, तो ये कम्युनिटी दिया हुआ है, इकोसिस्टम ये गलत हो जाएगा, ये ऑर्डर सही नहीं है। आपको ऑर्डर हमेशा पढ़ते छोटे क्रम में लगाना है। तो इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी, फिर पॉपुलेशंस, फिर इंडिविजुअल्स, ये स्टेटमेंट आपको क्या है? सही दिखाई दे रहा है। बाकी सारे स्टेटमेंट क्या होंगे? गलत होंगे। तो आपको मोस्ट से लेकर के लिस्ट की तरफ जाना था। तो इस हिसाब से आपका ये वाला जो सिस्टम होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इकोलॉजी इज अ डिसिप्लिन डायरेक्टली डील्स विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट। इकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि सबके बारे में स्टडी करता है, जो यहाँ पे दे रखा है, किसी एक को छोड़ करके। तो पॉपुलेशन की स्टडी करता है, बिल्कुल करता है। ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करता है, बिल्कुल करता है। इकोसिस्टम की बात करता है, बिल्कुल करता है। कम्युनिटी की बात करता है, बिल्कुल करता है। सेल लेवल पे यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। तो ये ऑप्शन क्या है? आपका गलत है और यही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। तो ये 4 आपके स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन सही वाले में है, ये आपका क्या है? नहीं होगा। मतलब इकोलॉजी में आप सेल लेवल पे कोई बात नहीं करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेटमेंट बेस्ट कंट्रास्ट इन्वायरमेंटलिस्ट एंड विद इकोलॉजी। सो इकोलॉजी और इन्वायरमेंटलिस्ट को लेकर के क्या चीज़ है जो सबसे बेस्ट कंट्रास्ट करती है, मीन्स डिफाइन करती है। सो इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। मतलब कि उनका मेन पर्पज जो होता है वो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए तौर तरीके बताते रहते हैं। जबकि इकोलॉजी जो होती है वो साइंटिफिक तरीके से बताती है कि कैसे कोई भी लिविंग थिंग सबके इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट हुआ है, उसका क्या रिलेशन है, कैसे वो पाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है? देखिए, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटलिस्ट इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब कि ऐसा बेस्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है। इकोलॉजी प्रोवाइड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इन्वायरमेंटलिस्ट इज मिजम इज मोर अबाउट द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ अर्थ। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट दोनों ही बहुत अच्छे हैं और सही समझाते हैं इस चीज़ को। बाकी तीसरे पे अगर आप बात करेंगे तो इन्वायरमेंटलिस्ट आर ओनली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स एंड एडवोकेटिंग, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इकोलॉजिस्ट स्टडी ऑन एनवायरमेंट दैट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन बीइंग, ये भी गलत है। इन्वायरमेंटलिस्ट इज डिवोटेड अप्लाइड इकोलॉजी साइंस, इकोलॉजी इज कंसर्न विद, ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। और सही इसमें क्या है कि जो इकोलॉजी होती है वो आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट बताती है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बताती है, किसके लिए?
लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए और उनके एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कि कोई भी लिविंग बीइंग्स जो रह रहा है वहाँ पे उसका एनवायरनमेंट से क्या उसका अटैचमेंट है, कैसे क्या उसके लिए न्यूट्रिशंस का काम करता है, कौन-कौन से फैक्टर हैं, बायोटिक और एबायोटिक क्या फैक्टर हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। जबकि जो पर्यावरण विभाग के होते हैं मीन्स इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, वो बताते हैं कि कैसे आपके इन्वायरमेंट को सही रखा जाए, प्रिजर्व किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए। सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट्स है यहाँ पे, बायोटिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। तो जैसा कि आपको पता है कि जो इकोसिस्टम होते हैं उस इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं, आपको वीडियो में लेक्चर में मैंने पढ़ाया भी था। यहाँ पे इसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज एक तो होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है आपका अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट सभी के जो होते हैं वो लिविंग सिस्टम के होते हैं, मीन्स लिविंग बीइंग्स होते हैं। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं किसी भी एक इकोसिस्टम में, वो सभी क्या किस में आते हैं, बायोटिक में। जैसे लाइक एज प्लांट आ जाएगा, माइक्रोब्स आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे, इनका आपस में इंट्रैक्शंस भी आ जाएगा। अब बायोटिक में क्या क्या आएगा, सॉयल आ सकता है, टेम्परेचर आ सकता है, पीएच आ सकता है, लाइट आ सकती है, एयर आ सकता है, ये सारे न्यूट्रिएंट आ सकते हैं। ये सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, राइट। तो अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया। सो कौन सा वो बायोटिक कंपोनेंट है जो कि सबसे ज़्यादा क्या करेगा, अफेक्ट करेगा किसी भी इकोलॉजी के कम्युनिटीज़ को। तो प्रेसिपिटेशन एंड विंड, ये तो अबायोटिक फैक्टर पहले गलत हो जाएगा। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड सॉइल पीएच, ये तो अबायोटिक फैक्टर, ये भी गलत हो जाएगा। प्रिडेशन एंड कॉम्पिटिशन, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इकोलॉजी में जो पॉपुलेशंस के बीच में आपके इंटरेक्शंस होते हैं वो इंटरेक्शंस आपके पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से होते हैं। तो प्रिडेशंस भी और कॉम्पिटिशंस, ये दोनों ही नेगेटिव काइंड के इंटरेक्शंस हैं जो कि लिविंग सिस्टम में होते हैं। टेम्परेचर एंड वाटर, ये भी अबायोटिक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड सेंसिटिविटी, ये भी आपका क्या है, अबायोटिक फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ यही देखना था कि कौन सा इसमें से बायोटिक कंपोनेंट है, सिंपल सी बात है। तो सारे के सारे चार ऑप्शन जो दिखाई दिए वो सब अबायोटिक हैं। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में जो दे रहा है वो आपका क्या है, बायोटिक फैक्टर्स है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबायोटिक फैक्टर, यहाँ पे सवाल चेंज हो गया, अबायोटिक फैक्टर है। अबायोटिक फैक्टर हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। सो मेटाबॉलिक रेट की बात आप जब भी करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें आती हैं एक तो आता है आपका टेम्परेचर और एक आता है आपका पीएच। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि किसी भी एंजाइम को, मेटाबॉलिक जो रेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एंजाइम की एक्टिविटी पे। और एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अफेक्ट किससे होती है, टेम्परेचर से और पीएच से। कंसंट्रेशन से भी होता है बट लीस्ट। सो टेम्परेचर अगर आपको ऑप्टिमम नहीं मिलेगा तो कोई भी एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जो आलू होता है उसको कहाँ पर रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ना। तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च को डिग्रेड करने से खराब होता है, वो सब क्या होते हैं, एक्टिव फेज में चले जाते हैं, राइट। सो एंजाइम को काम करने के लिए टेम्परेचर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो पीएच भी है बट पीएच यहाँ पे दिया नहीं है। वाटर होगा नहीं, विंड होगा नहीं, रॉक एंड सॉइल होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो सबसे ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द टेम्परेचर। सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, और इसी तरीके से सीक्वेंस आपका चलता रहेगा CSIR के एग्जाम्स तक। और बने रहिए आप MS बायोलॉजी के साथ में। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख करके तैयारी करते हैं और आपको कुछ बेनिफिट होता है सो प्लीज़ आप उसको शेयर ज़रूर किया कीजिए। और एज़ वेल एज़ आप हो सके तो अपने जो भी आपके वीडियोस को देखने के बाद जो भी आपके माइंड्स में सवाल आते हैं, जो भी आपके सजेशंस आते हैं, उन कमेंट्स उन चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप वीडियो लेते हैं, आप अब देते हैं तो उससे हमें बेनिफिट हो रहा है या हम कुछ और भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। आप अपनी सजेशंस को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए।